नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था, तो उन्होंने करहल सीट छोड़ दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार यह इस्तीफा प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि ये पद किसको दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बुधवार को पटना से सिंगापुर के लिए रवाना हुई। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा हमारे बड़े हैं और हम उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक में वापस आने की संभावनाओं पर रोहिणी आचार्य से सवाल पूछे थे। सवाल के जवाब में आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा, हम उन्हें क्यों बुलाएंगे, वे हमारे बड़े हैं, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि चाचा जी कब आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। रजत प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू को छोड़ वापस से आरजेडी ज्वाइन कर ली है। लालू यादव के साथ अजीत सिंह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत सिंह रामगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा, संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जेडीयू को छोड़ा है। अजीत सिंह ने कहा, मैं अब इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार करूंगा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस पर रजत प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर सफाई देते हुए जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। भाजपा नेता गुरु प्रकाश ने कहा कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपने बयानों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर से अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने द वायर के करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं किसी दिन मोदी को टोपी में देखना चाहता हूं, जो मुसलमानों को ये संकेत देगा कि मोदी की उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वे मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं तो ये एक बड़ा मददगार साबित होगा। शाह ने करण थापर से यह भी कहा कि पीएम मोदी पिछले कई सालों से कम समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर मोदी मानते हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है, वो खुद भगवान हैं, तो इससे सभी को डरना चाहिए। मोदी ने मान लिया था कि वह आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे और अब गठबंधन की सरकार चलाना उनके लिए एक कड़वी गोली है। उन्होंने कहा, वह उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं। उनकी मुस्कान और मगरमच्छ के आंसू मुझे कभी भी लुभा नहीं पाए। वह नए मोदी बनने की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से लोकसभा के सदस्य रहेंगे। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के सुधाकरन ने बुधवार को संकेत दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए यहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुधाकरन ने संकेत दिया कि वायनाड के सांसद यहां की अपनी सीट छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिन्हें देश का नेतृत्व करना है, उनसे वायनाड में बने रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। सभी को ये बात समझनी चाहिए और उन्हें अपनी शुभकामनाएं और समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताई है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी अयोध्या में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। वे हार गए क्योंकि वे भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों, भाषाओं, इतिहास, संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक संघ है।
आप सभी ने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगा रखा है। ये देश की जनता ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती थी। सरकार उनकी मदद से बनी है। इसका मतलब हुआ कि वह दिन चला गया जब एक व्यक्ति की सरकार रहती थी। इसका मतलब यह भी है कि मोदी की गारंटी जो हम सुनते थे अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने दिखा दिया है कि ऐसा नतीजा विधानसभा चुनाव में भी आएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में भी नजर आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि धर्म संकट में फंस गया हूं, सांसद रायबरेली से रहूं या वायनाड से रहूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पीएम की तरह भगवान नहीं हूं, लेकिन मनुष्य हूं। केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं इस दुविधा में हूं कि मैं वायनाड का सांसद बनूं या रायबरेली का। मुझे उम्मीद है कि वायनाड और रायबरेली के लोग मेरे फैसले से खुश होंगे। उन्होंने आगे लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि नफरत को प्रेम ने और अहंकार को विनम्रता ने पराजित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक सुनाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की नई कैबिनेट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे परिवार मंडल कहते हुए एनडीए के उन मंत्रियों की लिस्ट जारी की है जिनके परिवार के सदस्य राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीड़ितों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी में इसे फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को नए सीएम के तौर पर शपथ ली है। ओडिशा सरकार के प्रथम ग्रहण समारोह में सीएम मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी नेता कनक वर्धन सिंह देव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी कड़ी में ओडिशा के मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिड़ा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की 4थी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्री को भी शामिल किया है और उनका नाम है एन मोहम्मद फारूक। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल में जगह बनाई है। फारूक के साथ 24 मंत्रियों ने बुधवार को पीएम मोदी के सामने शपथ ली है। सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली, उसके बाद 24 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन मोदी के सामने हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में 2 खास बातें हुई। एक तो नायडू ने मुस्लिम को मंत्री बनाया और दूसरा अपने बेटे नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा, यह विवाद कोई नया नहीं है। हर साल गर्मियों में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए और साथ ही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने टीवी चैनल पर देखा है किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पूछा कि क्या पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने पूछा कि धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। उन्होंने सवाल किया क्या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा क्या मोदी आरएसएस चीफ के बयान के बाद मणिपुर का दौरा करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा मैं एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि देश के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे से लोगों के मन में भारतीय संविधान को बदलने और आरक्षण हटाने को लेकर आशंका पैदा कर दी। इसी वजह से गड़बड़ हुआ है। याद दिला दें कि पीएम मोदी ने ही सबसे पहले 400 पार का नारा दिया था। उन्होंने खुद मंच से ये नारा लगाया था। मुंबई में सीएसीपी की एक बैठक के दौरान शिंदे ने कहा 400 पार के नारे के कारण लोगों ने सोचा कि भविष्य में संविधान बदलने और आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। विपक्ष की झूठी कहानियों के कारण हमें कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ। हमें महाराष्ट्र में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दक्षिण कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार की सुबह श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लग गई। इसमें कई भारतीय सहित कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। 50 से अधिक लोग झुलसने या घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रह रहे थे जो एक कंपनी में कर्मचारी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दर्जनों लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना जासूसी मामले में 1200 फोनों की टैपिंग का मामला सामने आया है। सरकारी एजेंसी ही इतने लोगों पर नजर रख रही थी। इसकी जांच रेवंत रेड्डी की सरकार ने करवाई है। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट से पता चलता है कि 1200 से ज्यादा फोन टैप किए गए हैं और आरोपियों ने स्टोरेज डिवाइस को नुकसान पहुंचाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। चार्जशीट में कई बड़े अफसरों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के किसी नेता का नाम भी नहीं है। फोन टैपिंग का मामला बीआरएस की सरकार में ही सामने आया था। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।